नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया न्याय की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे, 8 फरवरी को चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान करने से पहले बहुत सारी बातें कही हैं। और ये बातें चुनाव आयोग पर उठ रही उंगलियों को दबाने का प्रयास है। देखा, किसी भी सवाल का कोई भी जवाब देता हुआ चुनाव आयोग नजर नहीं आया। इसके बजाय अब ये लगभग स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र होगा। दिल्ली में भी महाराष्ट्र होगा, ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग डिलीशन को भी जायज ठहराता है, एडिशन को भी जायज ठहराता है। यानी वोटर रोल में, इलेक्टोरल रोल में, यानी मतदाता सूची में बड़ी संख्या में वोटरों का जोड़ा जाना, बड़ी संख्या में टारगेटेड ढंग से वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना, इन सब को चुनाव आयोग खारिज करने के लिए या मानने के लिए मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है और सवाल को खारिज करने को तैयार बैठा है। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त तो कहते क्या है, वो प्रक्रिया गिनाते हैं हमें कि देखिए हमारी व्यवस्था कितनी पुख्ता है। हम बीएलओ को लेकर काम करते हैं, आपत्तियां लेते हैं कि कोई भी नाम एडिशन करना चाहता है तो वो फॉर्म जो अवेलेबल है, फॉर्म 6 और तमाम चीजें, उन सब का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म 7 का इस्तेमाल करते हैं। बिना इसके तो डिलीशन हो ही नहीं सकता। ये सारी प्रक्रिया वो बताते हैं। ये प्रक्रिया क्या राजीव कुमार ने बनाई है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये प्रक्रिया बनाई है? अरे ये प्रक्रिया हमारे चुनावी लोकतंत्र जो आज मजबूत स्थिति में है, लंबे समय से बनती हुई चली आई है, जिसको नष्ट करने में लगे हुए हो आप उसको बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं, जो बात बताई जा रही है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लिख करके पूरी लिस्ट, हलफनामा दे करके उन सारे लोगों के, मतदाताओं के वोटर लिस्ट, मतदाताओं के नाम भेजे चुनाव आयोग को कि देखो ये हलफनामा है, मैं जिंदा हूं, मेरा ये पता है, मैं यहां रहता हूं और मेरा वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। इसके बाद इसका जवाब तुम क्यों नहीं देते? इसका जवाब क्यों नहीं देते? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़ी संख्या में लोगों को खड़ा कर दिया कि देखो इनका नाम राम है, इनका नाम श्याम है, इनका नाम लीलावती है, इनका नाम कलावती है, ये फला जगह रहते हैं, ये एड्रेस है, ये आईडी कार्ड बने हुए हैं, लेकिन इनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। फिर भी उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। महाराष्ट्र से इतनी बड़ी बड़ी सूचियां आई, मध्य प्रदेश से आई, छत्तीसगढ़ से आई, किसी का कभी कोई जवाब नहीं दिया और कहते हैं कि हमारी प्रक्रिया बहुत दुरुस्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में 47 लाख वोट जोड़े गए थे विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद, समझिए जब 5 साल में पूरे महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या बढ़ी 35 लाख और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 47 लाख वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गए। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी प्रक्रिया दुरुस्त है। अरे प्रक्रिया जो है वो हम पढ़ते रहे हैं, हमारा सवाल तो आपकी नीयत पर है। पूरे देश के लोग मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की नीयत पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि तुम ही पहरेदार हो, तुम ही चोर को घुसा रहे हो, तुम ही वोटर लिस्ट में जो अविश्वसनीय तरीके से नाम बढ़ रहे हैं उसके जिम्मेदार हो। और सवाल आता है तो किसी सवाल का जवाब नहीं, सिवाय इसके कि हम बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि
बहुत सारी चीजें सब ज्यूडिस हैं, इसलिए हम उस पर नहीं कर सकते। कौन से सब ज्यूडिस है भाई? कि जो बातें कही जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना कि ईवीएम उसकी गिनती हर लोक विधानसभा में 5 जो है कम से कम उसकी गिनती होगी। उसके ईवीएम में पेपर्स के का मिलान होगा वीवीपैट का। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, तो उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। और तब कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो कहते हैं कि सब ज्यूडिस है। अरे तुम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हो और सब ज्यूडिस है बोल के जवाब नहीं दे रहे। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह साफ कर दिया कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वो आगे भी होगा, और दिल्ली में कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि दिल्ली में भी इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको मैं बताता हूं कि दिल्ली में मैं स्क्रॉल भी करता हूं, देखिए दिल्ली में 1,41,000 वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ये चुनाव आयोग कह रहा है 1,41,000। आप भी समझदार हैं, गणित समझते हैं। 1,41,000 को 70 विधानसभा सीटों से आप भाग दे दीजिए, 2,000 से ज्यादा आंकड़ा आएगा। यानी हर विधानसभा से 2,000 वोट मिटाए गए। क्या सब मर हेरा गए? अरे किसी का पता इधर उधर हो सकता है, लेकिन 1,41,000 हर विधानसभा में 2,000 उससे ज्यादा नाम मिटा दिए गए। अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है जून में, और जून से जनवरी आते आते हर विधानसभा में 200 नाम मिटने लायक हो गए। आश्चर्य होता है। लेकिन इस आश्चर्य के साथ और आगे समझिए, इसी चीज को हमने लिखा, औसतन 2,000 से ज्यादा वोटरों के नाम हर विधानसभा में हटाए गए हैं। ये इसी चुनाव आयोग के आंकड़े कह रहे हैं। और आगे देखिए, लोकसभा चुनाव के मुकाबले दिल्ली में 4,400 मतदाता प्रति विधानसभा क्षेत्र बढ़े हैं। 4,400 मतदाता हर विधानसभा में औसतन बढ़े, ये चुनाव आयोग के आंकड़े कह रहे हैं। जून से जनवरी आते आते 3,08,000 मतदाता दिल्ली में बढ़ गए, ये चुनाव आयोग कह रहा है। और इसी का ऑन एन एवरेज निकला, जो हमने 4400 बताया, 4,400। अब ये समझिए कि 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 के बीच 1,67,000 वोट बढ़े। एक तो हम कह रहे हैं जून से अब तक 3,08,000 वोट बढ़े, और सिर्फ अक्टूबर और जनवरी के बीच 1,67,000 वोट बढ़े हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ इसको हम बता रहे हैं कि 4,400 वोटर जो है प्रति विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद बढ़े हैं। और दिल्ली में औसतन 2,000 वोट प्रति विधानसभा हटाए गई हैं। इन सबको अगर जोड़े तो ये 6,400 वोटर्स हर विधानसभा में फर्क पड़ रहा है। 2,000 को हटाया जा रहा है, 4,400 को जोड़ा जा रहा है। अब इसके मायने समझिए। इसके मायने जब आप समझेंगे तो दिल्ली में 10,000 से कम वोटों से जो जीत हार का फैसला हुआ है उनकी संख्या 15 है। 70 में 15 है, जहां 10,000 से कम है। और 10,000 से ज्यादा का मैंने उतनी खोजबीन की नहीं है, आप लोग से भी आग्रह की जरूर खोजबीन कीजिए। लेकिन ये 6,400 वोट अगर इधर से उधर होते हैं तो निश्चित रूप से 15 सीट तो ऐसे नजर आते हैं जो सीधे प्रभावित होंगे, और 6,400 का मतलब होता है 13,800। इसका डबल होता है। अगर एक पार्टी से छीन के दूसरा पार्टी ले ले तो पहले का घट जाता है और दूसरे का बढ़ जाता है। तो जहां कहीं भी 12-13,000 का मार्जिन होगा, वहां पर जो अभी सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी है, या जो पिछली बार चुनाव में जीत जिसकी हुई थी, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के पास 70 में 62 सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को करने के लिए हर विधानसभा में यह व्यवस्था कर ली गई है। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट था,
महाराष्ट्र में लगभग अब तो मैं थोड़ा आंकड़ा भूल भी रहा हूं, लेकिन 118 या 218 सीटों पर ये हालात थे कि 22-22 हजार वोटर्स बढ़ गए थे। जो भी हो, तो उसने वहां की चुनाव नतीजों को प्रभावित किया। अब वहां जैसे महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे एडिशन और डिलीशन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रभावित हुआ था, वही एटीट्यूड, वही तरीका दिल्ली में भी आजमाया जा रहा है। हम आपको कुछ और बात बताएंगे। जैसे नई दिल्ली का आप चुनाव ले लीजिए। नई दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव में 1,06,873 मतदाता थे। 2020 की बात मैं कह रहा हूं, तो 2020 में जब चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल को वोट मिले थे 46,758, 46,758, और उनके जो ओपोनेंट थे बीजेपी के प्रत्याशी, उनको मिले थे 25,061 वोट और कांग्रेस को 3,220 वोट। ये आंकड़ा है, यानी अरविंद केजरीवाल की जो जीत हुई थी 21,697 वोटों से जीत हुई थी। और नई दिल्ली में जो जोड़े घटाए गए कुल वोट का जो अंतर है, इस बार कितने वोट हटाए गए हैं, जोड़े गए हैं, बताएं आपको आश्चर्य होगा। अरविंद केजरीवाल का चुनाव जीतना मुश्किल होने वाला है, ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, शक शुबा पैदा होता है जब आप इस आंकड़े को सुनेंगे। स्वयं मुख्यमंत्री आतिशी ने जो चिट्ठी एक दिन पहले चुनाव आयोग को लिखी है, वो चिट्ठी ये बताती है कि 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच 13,276 लोगों ने फॉर्म 6 भरा। फॉर्म 6 भरने का मतलब वोटर के तौर पर एनरोल करने के लिए फॉर्म भरना, ये फॉर्म 6 है। ये फॉर्म 6 भरा 13,276, और 16 दिसंबर से लेके जो मतदाता सूची का, बल्कि 29 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक जो क्लोजिंग टाइम था, वो फॉर्म 6 से 6,166 फॉर्म भरेंगे। मैंने थोड़ा सा बोलने में गलती कर दी है कि 29 अक्टूबर से 16 दिसंबर के बीच 6,166 लोगों ने फॉर्म भरे, और उससे पहले जो फॉर्म भरे गए थे वो 13,276 थे। दोनों को जोड़िए तो ये 19,442 लोगों ने फॉर्म 6 भरा, यानी नए वोटर्स जोड़े गए। और जितने मतदाताओं का नाम डिलीट हुआ, वो आंकड़ा देखिए, वो आंकड़ा है 6,166। अब ये जो डिलीट हुए हैं, ये बीजेपी के सपोर्टर तो होंगे नहीं, ये मान के चलिए। ये सब के सब आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं, जो ट्रेडिशन बता रहा है, जिनके नाम वोट से काटे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो थोड़ा इस चीज को समझा समय रहते और बताया दर्शक मतदाताओं के सामने, लोगों को जिंदा तस्वीर नहीं, जिंदा सबूत के तौर पर वोटरों को खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो कुल मिला के आप देखिए 19,442 वोटर्स जोड़े जा रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा में, जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, और 6,166 वोट हटाए जा रहे हैं जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। दोनों जोड़िए क्या योग बनता है? ये योग बनता है 25,608 वोट का। अरविंद केजरीवाल कितने वोट से जीते? 21,697 वोट का। यानी जितने वोट से अरविंद केजरीवाल जीते, उससे ज्यादा वोट 3,911 वोट कैसे एडिशन और डिलीशन के माध्यम से जोड़ दिए गए हैं, या उसकी व्यवस्था कर दी गई है, वो मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। ये बात बताना आपको जरूरी है। हम तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का भी चुनाव जीतना अब मुश्किल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में महाराष्ट्र होगा। और जब दिल्ली में, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, जब इस तरह से पूरी बेईमानी को ही अगर व्यवस्था बना दी गई है, यही सच है, और राजीव कुमार को तो अब रिटायर भी हो जाना है, उनको फिर कौन पूछने जा रहा है, ये आप समझिए। लो, ऐसा होता है तो इसके नतीजे क्या आने वाले हैं?
उसके बाद क्या बोला जाने वाला है? उसके बाद बोला ये जाएगा कि जब 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही थी, तब ये चुनाव तंत्र बढ़िया था। जब 70 में 62 सीटें जब आम आदमी पार्टी जीत रही थी, तब ये तंत्र बढ़िया था। और जब बीजेपी ने 65 सीटें, 67 सीटें, 68 सीटें जीत ली, तो ये चुनाव तंत्र खराब हो गया। हारने वाले तो ऐसे करते ही हैं, हारने वाले तो रोते ही हैं। जो बातें आमतौर पर कांग्रेस के साथ कही जाती रही है, कांग्रेस वाले गठबंधन के लिए कही जाती रही है, रीजनल फोर्सेस अब तक इन चीजों से कहीं ना कहीं बच कर रहे थे, जो कांग्रेस के साथ नहीं थे। हालांकि बीजू जनता दल तो इस बार लपेटे में है और चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचा हुआ है, मगर चुनाव आयोग वैसा ही जवाब लेकर हाजिर है। तो अब कांग्रेस ही नहीं, अब सभी पार्टियों की बारी आ चुकी है। और आप ये समझिए कि लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जाता है। हम बहुत पहले से कह रहे थे कि 2024 में अगर बीजेपी की वापसी होती है तो आगे लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। तो इसी अर्थ में कह रहे थे। अब डेमोक्रेसी बचने की उम्मीद को आप छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग ने सारे सवालों को खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग कहता है कि चीजें सब जुडिस हैं। चुनाव आयोग कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये माना ही नहीं कि ईवीएम खराब हो सकता है। ये सारी बातें करें। चुनाव आयोग को यह भी समझना चाहिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की व्यवस्था की, इसी सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का मिलान करने को कहा, इसी वीवीपैट ने उन आशंकाओं को दूर करने के लिए वो व्यवस्था बनाई। आपको आदेश दिया चुनाव आयोग को कि ऐसी व्यवस्था बनाइए कि हर सेकंड या थर्ड पर रहने वाला प्रत्याशी कुछ वोटों पर, कुछ ईवीएम का मिलान कर सके। और उसको आपने इतना महंगा बना दिया कि लोग मिलान न कर पाए। और मिलान करने के लिए जब चुनाव आयोग के पास जाता है तो आप मिलान करते नहीं हैं, कहते हैं मॉक पोल करवा लो। तो यानी सुप्रीम कोर्ट की भी बात आप नहीं मानते और कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, कहते हैं कि पारदर्शिता है, कहते हैं कि हम सवालों का जवाब देते हैं। अरे आज का दिन तो सवालों का जवाब देने का था भी नहीं। आज तो दिल्ली के चुनाव का शेड्यूल आपको बताना था। लेकिन उससे पहले अगर चुनाव आयोग को ये सब सफाई देनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि वो उन आरोपों से कहीं ना कहीं वो आरोप उनके ऊपर चस्पा हुए हैं, इस बात को वो मान रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के चुनाव आयोग की डाटा कह रहे थे, हमारे पास जितना डाटा है किसी के पास नहीं। तो क्या राजीव कुमार ने ये डाटा पैदा कर दिए? ये हमारा सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है, मजबूत सिस्टम है, जो कि बैलेट पेपर के जमाने में भी हम डाटा जिस तरह से संरक्षित होता था हम रखते थे। अब जब डिजिटल जमाना आया तो उसके बाद से डिजिटली संरक्षित रख रहे हैं। आज तक अगर 1951 का डाटा अगर आपके पास है तो ये डाटा क्या राजीव कुमार ने पैदा किए हैं? ये डाटा 1951 से लेके आज तक रखे हुए हैं, उसका सेगमेंटेशन हो रहा है, उसको रखा जा रहा है। तो ये क्या राजीव कुमार ने पैदा किए हैं? तो लेकिन सबका क्रेडिट लेना है, जबरदस्ती क्रेडिट लेना है। और ये सारी चीजें चुनाव आयोग ये कर रहा है। चुनाव आयोग ने ये मान लिया है, ठान लिया है कि हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, एक पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और पारदर्शिता नहीं बरतेंगे, जवाब नहीं देंगे, एक मन की बात करेंगे, केवल जो मन में आएगा वो करेंगे। जब आप पूछेंगे तब जवाब नहीं देंगे। हम आज दिल्ली चुनाव में जो गड़बड़ियां होंगी उसका जवाब बिहार चुनाव में दिया जाएगा। महाराष्ट्र में जब के समय जो गड़बड़ियां हुई उसका जवाब दिल्ली की चुनाव से समय दिया जाएगा। वो भी मोनोलॉग बोले जाएंगे, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, न खाता न बही, जो राजीव कुमार कहे वही सही। ये हालात बना दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरे लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली में जो हमारी निष्ठा रही थी उसको तहस नहस कर दिया है, भंग कर दिया है, तोड़ मड़ोड़ दिया है। और जब चुनाव तंत्र में ही हमारा भरोसा टूट जाएगा तो लोकतंत्र सरकार बनाने की प्रक्रिया और सरकार चलाते रहने का नाम नहीं है। लोकतंत्र जिंदा रहता है जब डेमोक्रेसी के सारे अंग जब जीवित रहते हैं। अगर आप सबको मार देंगे, सबको दबा देंगे, सवालों को मिटा देंगे तो फिर लोकतंत्र जिंदा नहीं रह जाता।
रह जाता है, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। ये दिल्ली में भी जो महाराष्ट्र पैदा हो रहा है, ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है, ये चुनाव आप यूं समझिए कि दिल्ली अब बीजेपी को खटकने लगी है। दिल्ली जहां बीजेपी 7 की 7 लोकसभा सीट जीत जाती है, वहां विधानसभा चुनाव में, एमसीडी चुनाव में वो जीत नहीं पाती है। दिल्ली वो जगह है जहां जिस सत्ता को वो अपनाने के लिए हमेशा बेचैन रही है। एलजी के माध्यम से वो शासन कर रही है। यहाँ उसको शासन की बहुत जरूरत भी नहीं है। यहाँ तो दिल्ली की कोई भी सरकार बन जाए, वो एलजी के माध्यम से रूल कर सकते हैं। लेकिन तानाशाही ये दिल मांगे मोर की ओर जाता है, इसलिए दिल्ली की सरकार को भी इस बार वो बख्शने वाले नहीं है। और दिल्ली की सरकार मतलब अपनी सरकार बनाने वाले और आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी को वो सत्ता में आने देंगे। अब इस बात को भूल जाइए। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। वोटर लिस्ट में हर विधानसभा में 6400 वोटों का फर्क अपने फेवर में कर लिया है, और जिसमें 2000 वोट तो डिलीट किए गए हैं जो दूसरे दल मिलते हैं, ये मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी समर्थकों का तो इस राज्य में नाम डिलीट नहीं हो सकता। नाम डिलीट होगा तो बीजेपी विरोधियों का ही डिलीट होगा। ये तयशुदा जानी हुई बात है। ये हालात बन रहे हैं। आगे मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। मनोज गुप्ता जी लिख रहे हैं, चुनाव आयोग मेरी लाठी मेरी भैंस, इस अंदाज में प्रतिक्रिया है। मनस्वी मारवा लिख रहे हैं, दिल्ली में धांधली नहीं हुई तो केजरीवाल एक चालाक नेता है, वो होने नहीं देगा। तो आप 50 से 60, बीजेपी 5 से 15, कांग्रेस से 0 से 2 रहेगी। मेरी बात याद रखना प्रेम जी, निकम्मी कांग्रेस को केजरीवाल से सीखना चाहिए। चलिए, आपका आकलन है, आपका स्वागत है। रुद्रा जी लिख रहे हैं, त्यागी जी कुछ मीटिंग था, काम चालू है। चलिए, बातचीत चल रही है आपस की, मैं प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। स्पिरिचुअल गुरु आचार्य प्रशांत मिश्रा कहते हैं, ईवीएम पलटी के बाद भाजपा 58, केजरीवाल 8, कांग्रेस। देखिए आचार्य प्रशांत मिश्रा जी, जब ईवीएम पलटेगा तो 58 नहीं, वो 68 होगा। और फिर केजरीवाल को सीट नहीं मिलेगी, तब कांग्रेस को 2 सीट भले मिल जाए, केजरीवाल को 0 पहुंचा दिया जाएगा, कांग्रेस की जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। देख, जब अपनी ही मजाक ही करना है तो मजाक कुछ इस तरह से होगा, मैं कह रहा हूं। और आगे देखिए, अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं। चलिए, अरविंद त्यागी जी की बातचीत चल रही है। जैसन फ्रांसिस जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। ईसीआई स्टेटेड disclosure, disclosure, disclosure. When asked for it, then they say, हम कागज नहीं दिखाएंगे। Irony dies a million deaths, dent on democracy. आप समझिए कि कितनी गंभीर बातें कह रहे हैं। विधि जी गुड मॉर्निंग कह रही हैं, आपको भी गुड इवनिंग कह रही है, क्षमा कीजिए, आपको भी गुड इवनिंग। और स्पिरिचुअल गुरु जी भी विधि जी को नमस्कार कर रहे हैं। परस्पर बातें, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ढूंढ रहा हूं कि कुछ प्रतिक्रियाएं मिले मुझे जिन्हें मैं ले सकूं, चर्चा में ला सकूं। त्यागी जी से बातचीत। अच्छा, विधि जी लिख रहे हैं, केजरीवाल को राजीव कुमार ने 8 सीट दी तो मर मिटेगा केजरीवाल। अच्छा, ब्रिज किशोर तिवारी जी लिख रहे हैं, पूरा न्यूज लुक में आ गए हैं सर, जोरदार। बहुत धन्यवाद ब्रिज किशोर तिवारी जी, हमारे मित्र, लेकिन विचारों की धारा में अलग सोच रखते हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है। अच्छी खबर है, केजरीवाल का सफाया हो गया, ईवीएम पलटना पड़ा भाजपा को। और आगे हम देखें रुद्रा जी का क्या कमेंट्स जारी है, बाकी लोगों का भी। और मैं कुछ प्रतिक्रियाएं खोज रहा हूं। हाँ, रुद्रा जी ने लिखा, प्रेम सर, दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि कुछ नहीं होगा, कांग्रेस का 0 सीट के साथ इस बार भी रिकॉर्ड बनाएगी। चलिए, आप अपनी प्रतिक्रिया के साथ रहिए। और लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है, कांग्रेस डिसिसिव है। कांग्रेस डिसाइड कर रही है इस बार दिल्ली का चुनाव इधर जाएगा कि उधर जाएगा, लेकिन तब जब ये खेला नहीं होगा। अब खेला जब होगा तो फिर कोई डिसाइड नहीं कर रहा, फिर तो राजीव कुमार जिसके साथ है
वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है और उसी की जीत होगी। तो अरविंद त्यागी जी भी आगे कुछ लिख रहे हैं कि विदुड़ी गुर्जर बेल्ट से लड़ रहा है, गुर्जर सारे वोट उसे मिलेंगे, गुर्जर के किराएदार जो रहते हैं उनके भी वोट मिलेंगे, विदुड़ी किसी हालत में नहीं हारेगा, ये अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं। लेकिन हमें खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विदुड़ी किसी हालत में नहीं जीतेगा। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों से हुई बातचीत के आधार पर यह बात कह रहा हूं। और जो विदुड़ी जी ने जो बातें कही हैं उससे बहुत लोग और बीजेपी में भी लोगों में नाराजगी है, लेकिन उसका वो खुलासा नहीं करते। हम लोगों से बातचीत में जरूर करते हैं। मिश्रा जी कह रहे हैं ओके, कटु सत्य बोल रहे हैं आप, केजरीवाल दिवंगत हो सकते हैं। खैर वो कह रहे हैं उस स्थिति में जब उनको 8 और 0 सीटें आए। तो आगे देखिए प्रतिक्रियाएं बहुत सारी। विधि जी लिख रहे हैं कालका जी से कांग्रेस से अलका लांबा, बीजेपी से रमेश पिदूरी और आम आदमी पार्टी से आतिशी, शायद यही कैंडिडेट्स हैं। अगर मुझे जानकारी सही ना हो तो आप करेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल पुख्ता जानकारी आपके पास है, आपके पास अंदाज में भी सही जानकारी रहती है और इसकी तस्दीक कर रही हैं अरविंद त्यागी जी। अलका लांबा अच्छी नेता हैं, बोलती अच्छी हैं, पर तीसरे नंबर पर रहेंगी। ये आकलन अभी चुनाव प्रचार होने दीजिए अरविंद त्यागी जी, दिल्ली अभी बहुत दूर है। मिश्रा जी नो नो मोबाइल वही है, चलिए बातचीत चल रही है, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। और ज्योति जी भी आई हैं, दुनिया में अच्छे होने का ढोंग बहुत करते हैं पर अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। वाह, बहुत पारखी हैं आप, अच्छे लोगों की को परखना बता रही हैं। दीदी जी लिख रहे हैं हम भी यही चाहते हैं कि चुनाव ना हो, फिर चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, ये सारी बातें। चलिए बातचीत चल रही है, मैं आगे बढ़ता हूँ, इस विषय पर आता हूँ, लौटता हूँ जहां बात हो रही थी। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की तरफ से ये ऐलान क्यों, ऐलान तो होना ही था चुनाव का, लेकिन ऐलान से पहले जो बातें मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही कि वो करने की उनको आवश्यकता क्यों पड़ी। सवाल तो बहुत समय से उठाए जा रहे थे, जवाब दे नहीं रहे थे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए इंतजार करता रह गया। चुनाव आयोग पूरा लोकसभा चुनाव निकल गया, मिलने को तैयार नहीं हुआ। आप पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलते, आप पॉलिटिकल पार्टीज को जवाब देते हैं, उनको खरी खोटी सुनाते हैं। आप देश की अपोजिशन पार्टीज को कमतर समझते हैं, डेमोक्रेसी का की समझदारी में कमी है ऐसा समझते हैं और धमकी देते हैं। और दूसरी बात महिलाओं के सम्मान की बात, महिलाओं के सम्मान की बात पर आपको क्या एक्शन अभी नहीं लेना चाहिए था रमेश बिधूड़ी को, उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था। आप ये कहकर बच सकते हैं कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है। अरे चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और ये चुनाव प्रचार का हिस्सा है, और चुनाव प्रचार हो न हो चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियां वहीं पंजीकृत होती हैं, वहीं से बंधी होती हैं, वहीं पर उनका कोर्ट में भी मामला जाता है तो वो चुनाव आयोग के पास में भेजती हैं। अगर कुछ इस तरह से गलत होता है, क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? आप कहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद अगर कुछ होता है तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। आप सबको बख्शेंगे अगर वो बीजेपी का होगा, अगर बीजेपी का नहीं होगा तो आप बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आपकी बोली का मतलब सबको पता है। क्या पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने मुजरा मुजरा नहीं कहा था? वो क्या चुनाव आचार संहिता के तहत आता है? क्या नरेंद्र मोदी को एक कारण बताओ नोटिस, किसी भी मामले में उन्होंने तो बहुत सारे नफरती बयान दिए, आप कारण बताओ नोटिस देने की भी हिम्मत कर पाए? चुनाव आयोग का एक नोटिस भी नरेंद्र मोदी को गया? वो स्टार प्रचारक बना हुआ चुनाव प्रचार करते रहे, नोटिस पे गया तो जेपी नड्डा को गया। नरेंद्र मोदी जी की शिकायत जेपी नड्डा से कर रहे हैं। अरे आप चुनाव आयोग हैं कि चुनाव आयोग वही लोग हैं? ये आपने जो जो अविश्वास, आप पर अविश्वास क्यों हुआ? इन्हीं कारणों से तो हुआ है। आप सारे नियम कानून को
अपोजिशन के लिए लगा देते हैं। अरे खुलेआम महाराष्ट्र में पैसे नहीं बांटे जा रहे थे क्या? किया क्या आपने कुछ? नासिक में बांटे गए, वो बीजेपी के जो प्रभारी नेता थे उन्होंने पैसे बांटे, पैसे के साथ पकड़े गए, तमाम चीजें हुई। चुनाव आयोग ने क्या किया? नहीं कुछ किया। आज प्रवेश वर्मा खुलेआम 1100 रुपया महिलाओं को दे रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इंतजार कर रहे हैं क्या? इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ये खुलेआम पैसे जो दिए जा रहे हैं उसको क्या आप रोक नहीं सकते? लेकिन नहीं, वो दे सकते। दिल्ली पुलिस उन पर एफआईआर नहीं करेगी, कोई एजेंसियां कार्रवाई नहीं करेगी। पैसे आ कहां से रहे हैं? क्या सोर्स ऑफ इनकम है? कहां से पैसे आ रहे हैं? महिलाओं को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। भाई सरकार देती है तो सरकार जनता का पैसा देती है, लेकिन प्रवेश वर्मा कहां से पैसे दे रहा है इसकी कौन जांच करेगा? ये खुले आम जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारे दर्शक ने सही लिखा। वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपने आप को खुद मुख्तार बना बैठा है। अपने आप को सोचता है कि मैं ही सही हूं, दुनिया गलत है, सारी राजनीतिक दल गलत है। ये इस तरह का जन विरोधी, विपक्ष विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, चुनाव प्रक्रिया का दुश्मन चुनाव आयोग हमने आज तक नहीं देखा था। देश ने पहली बार ऐसे चुनाव आयोग को देखा है जहां आप जानते हैं चलती हुई चुनाव प्रक्रिया में एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देता है, देश को मालूम नहीं वो क्यों इस्तीफा देकर गया। चलती हुई चुनाव प्रक्रिया में 2 चुनाव आयुक्त ठूंस दिए जाते हैं चुनाव आयोग में। देश ने सब कुछ देखा है। वो मूर्ति बने बैठे रहते हैं, एक आदमी पूरे चुनाव आयोग को चला रहा है, और वो जिसके भी कहने पर चला रहा है। देश देख रहा है कि एक पार्टी को पूरी छूट है, दूसरी पार्टियों पर जबरदस्त प्रहार है। वही चीज दिल्ली में भी होने वाला है, इससे कुछ डिफरेंट नहीं होगा। दिल्ली में बस एक उम्मीद की किरण यही लगती है कि यहां आम आदमी पार्टी थोड़ा बेहतर फाइट करती है, पहले से समझ लेती है कि चुनाव आयोग के दांव पेच क्या है, पैतरे क्या है, उनको रोकने का प्रयास करती है। बस इसमें ही थोड़ी सी उम्मीद दिखती है, वरना तंत्र को पूरी तरीके से बीजेपी के लिए सुपुर्द कर देना, सादर चरणों में अर्पित कर देने का जो माहौल दिख रहा है, इसमें लोकतंत्र बचता हुआ नजर नहीं आता। जब चुनाव ही सही से नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये साफ तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बातें स्पष्ट हो गई हैं, होती दिख रही हैं। और कई बातें आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही है। एलन मस्क पर भी सवाल उठाया है बिना नाम लिए हुए। उन्होंने कहा कि एलन मस्क ने जो कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये ईवीएम, उन्होंने एक टर्म बताया इलेक्टोरल मशीन के बजाय एक नया टर्म इलेक्टोरल और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क करके बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है वो अमेरिका में, हमारे यहाँ इलेक्टोरल मशीन ने कुछ इस तरह से जवाब दिया और अपने आप को एलन मस्क से भी ज्यादा समझदार बताने की कोशिश की। अरे इन्होंने कहा होता कि एलन मस्क के कहने पर हमने एक टेक्निकल टीम को बुलाया, उनसे मशविरा किया, तो उनका ये कहना है, बोलकर अगर कुछ बातें कहती तो हम समझ लेते, चलिए टेक्नोक्रेट से जानकारी लेकर के ये बोल रहे। ये तो खुद एलन मस्क से भी ज्यादा समझदार निकले, उन्होंने जवाब दे दिया। भाई ये तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, इनसे ज्यादा जानकार तो कोई है ही नहीं। ये कहते हैं, हम अमेरिका के चुनाव पर उंगलियां उठाते हैं कि एलन मस्क ने बाद में ट्वीट किया कि भारत में इतनी जल्दी कैसे चुनाव परिणाम आ जाते हैं। कहां इतनी जल्दी चुनाव परिणाम आते हैं भाई? आप 7-7 फेज में 50-50 दिन तक लोकसभा का चुनाव कराते हैं। आश्चर्य तो ये है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आते हैं और 7वें फेज का वोटर टर्नआउट आप 6 जून को 2 दिन बाद बताते हैं देश को। 4 जून को लोकसभा चुनाव का नतीजा आ गया था, लेकिन 7वें फेज का वोटर टर्नआउट नहीं बता सका चुनाव आयोग, वो 6 जून को बता रहा था। कैसी गिनती आपने की लोकसभा चुनाव में?
कैसी गिनती की? वो टर्न आउट 6 तारीख को बताएंगे या चुनाव नतीजा 2 दिन पहले बताएंगे? ये भी दुनिया ने देखा है। और अमेरिका का चुनाव, अरे उधर चुनाव खत्म हुआ और मुश्किल से 36 घंटे लगे, 36 घंटे में अमेरिका में चुनाव नतीजे आ गए। हिंदुस्तान में क्या हुआ? 4 तारीख को वोट ये खत्म, मेरे ख्याल से खत्म हुई जिस दिन लास्ट पेज का चुनाव था 31 को। हाँ, मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूं, लेकिन कम से कम 3 दिन का के फर्क के बाद तो गिनती रखी गई। और गिनती रखी गई तो जाहिर बात है हमारा ईवीएम में उसके तहत गिनती पूरा चुनाव नतीजा आ जाता है। लेकिन ये वोटर टर्नआउट क्यों नहीं आता है? वोटर टर्नआउट के बारे में क्या कहते हो? चुनाव नतीजे सेम डे आ जाएंगे और वोटर टर्नआउट आने में 11-11 दिन लगेगा। हाँ, लोकसभा चुनाव में 11 दिन लगे थे वोटर टर्नआउट बताने में, और यहां पर भी वोटर टर्नआउट बताने में 2-2 दिन लग रहे हैं। क्यों? 5 बजे का, ये 9 बजे का आप बता सकते हैं, 11 बजे का बता सकते हैं, 1 बजे का बता सकते हैं, 3 बजे का बता सकते हैं, 5 बजे का बता सकते हैं, और 6 बजे तक का नहीं बता सकते। चलिए मान लिया आखिरी घंटे में थोड़ा बहुत सारा काम निपटाना होता है, हम मान लिए कि नहीं बता सकते, कोई संशय नहीं है। लेकिन आप जब 7 बजे बताते हैं, जब आप 11 बजे बताते हैं, तब तो कंप्लीट होना चाहिए। तब क्या 8-8% वोट कम फर्क पड़ जाएगा? 11-11% का वोट का फर्क पड़ जाएगा? इसका मतलब दिन भर झूठ बता रहे थे क्या कि सबसे 8 और 10% आखिरी घंटे में वोट हो रहे थे? ये जो मजाक बना रखा है, इसका जो जवाब नहीं देते हैं आप, और कहते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सारे सवालों, किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, जब पूछो तब जवाब नहीं है, जब चाहो तब जवाब दोगे, जो जवाब दोगे वो कपोल कल्पित बातें होंगी, प्रश्न के जवाब नहीं होंगे। ये सारी चीजें आज चुनाव आयोग ने अपनी तानाशाही, मनमानी, पूरे चुनाव आयोग को संदिग्ध बना दिया, चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया। ये आज हुआ है। मनस्वी मारवाह जी लिख रहे हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो 100% सिद्ध हो जाएगा कि बीजेपी चुनाव में धांधली करती है, और फिर पुराने चुनाव परिणाम पर जो शक है वो यकीन में बदल जाएगा। बीजेपी इस बार धांधली नहीं करेगी, बीजेपी हारेगी और ईवीएम डिफेंड करेगी। यह भी एक सोच है। और राजा जी लिख रहे हैं, प्रेम सर व्हाट कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम शायरी आयोग? अरे ये शायरी है, जो चुनाव राजीव कुमार बोलते हैं उसको शायरी बोलते हैं। अरे कुर्सी पे बैठ गए तो कुछ भी बोल दिया तो शायरी है? ऐसी तुकबंदी तो बैठे बैठे लोग कर देते हैं, वो शायरी है? उन्हें मजाक बना लिया। दीदी जी लिख रहे हैं, जैसन फ्रांसिस जी, फिर भी बीजेपी जीतना कभी नहीं सीख पाएगी। किसी संदर्भ में बात, चलिए और जवाब लेता रहूंगा। लेकिन जो स्थिति हालात बने हैं चुनाव के प्रति, अगर लोगों का भरोसा उठेगा तो फिर क्या होगा ये सोचिए। अभी तक धीरे धीरे लोगों में गुस्सा उबाल लेना शुरू हुआ है। मरकड़वाड़ी के लोगों ने दिखाया महाराष्ट्र में कि भाई हम जीते हुए विधायक को, वहां विधायक एनसीपी का जीता, लेकिन उस विधायक को उस गांव में वोट कम पड़ा जो गांव उनके प्रभाव वाला था। तो इस बात के लिए उन्होंने एक मॉक पोल करना चाहा, वो भी नहीं होने दिया, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। ये तो अलग बात है कि वो मूवमेंट बड़ा क्यों नहीं हो पाया। राहुल गांधी की भी यात्रा लगी थी जाने की, लेकिन शरद पवार ने संभवतः उसमें लंगड़ी लगाई और राहुल गांधी की यात्रा वहां रुक गई, और फिर अपने लोगों को पैसिफाई कर दिया, पूरे आंदोलन को उन्होंने पैसिफाई किया। और उसका अब नजर आ रहा है कि शरद पवार शायद भारतीय जनता पार्टी की से गठजोड़ करने की फिराक में लगे हुए। तो ये राजनीतिक दलों का क्षुद्र जो स्वार्थ है वो ईवीएम की लड़ाई को भी कमजोर करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है, चुनाव प्रणाली को कमजोर करता है। इसलिए संघर्ष करने वाले लोगों का संघर्ष और कठिन हो जाता है। और जो लोग भी स्वतंत्र आवाज हैं,
जो राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठाना चाहते हैं, उनको कभी अपने भीतर से भी समर्थन नहीं मिलता है, कभी सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिलता है। ये एक अलग लड़ाई भी है, इसलिए ये लड़ाई आसान नहीं है। मगर जिस तरीके से राज्य दर राज्य में चुनाव को तंत्र कब्जा कर रहा है, वोटर जोड़ करके, वोटर डिलीट करके, टर्नआउट में गड़बड़ी करके, ईवीएम में गड़बड़ी करके, ईवीएम की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करना। यहां पर भी एक बात मिस हो रही थी, बोलना जरूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भाई हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, बूथ पर बहुत संवेदनशील होता है, लोग वोट देते हैं, पहचान उजागर हो जाएगा, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। इसमें उन्होंने तर्क भी दिया, यहां पर मैं सहमत हूं। बिल्कुल आप उस बूथ का सीसीटीवी फुटेज मत दीजिए, मतदाता जहां वोट कर रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। अब से मांगा कौन मांगा वो सीसीटीवी फुटेज? बिना वजह सवाल पैदा कर रहे हैं और फिर जवाब दे रहे हो हम नहीं दे सकते। अरे वो मांग भी नहीं रहे कोई। हमें नहीं चाहिए वो सीसीटीवी फुटेज, हमें चाहिए वो सीसीटीवी फुटेज जो स्ट्रांग रूम में लगे हुए हैं। कौन सील तोड़कर अंदर गया, किसने ईवीएम निकाले, किसने ईवीएम बदले, उसकी छानबीन के लिए ये जरूरी है। हमें वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इसको देने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि आप पाप कहीं और नहीं है, आपके पास है। हमें शक किसी और पर नहीं है, कोई पाकिस्तान से नहीं आया है यहां पर बेईमानी करने के लिए। बेईमान लोग, उसका नेतृत्व जो कर रहा है वो वही लोग हैं जिनको पहरेदारी करने का जिनके पास में जिम्मा है, इसीलिए बेईमानी हो रही है, वरना बेईमानी होती ही नहीं। अरे सबके सामने, कैमरे के सामने चंडीगढ़ में चुनाव को लूट लिया सीसीटीवी फुटेज के सामने। अगर यही नियम होता कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, तब तो वो कभी ना पकड़ में आता। और उसी चीज को दोहराने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, सरकार ने नियम बनाया है कि डिजिटल जो एविडेंसेस है वो शेयर नहीं किए जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि इस बहाने सारी चोरी, उसकी पर्देदारी होगी और इस बीच में सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। फिर तो कहेंगे कि हमारे पास डेटा ही नहीं है, आप क्या पुरानी बातें कर रहे हैं। आगे देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं हम लोग मिलकर के। ये सारे लोकतंत्र को तबाह करके सत्ता में आ जाएंगे और उसके बाद आपको कहेंगे कि आइए लोकतंत्र को मजबूत करिए। ये इस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। ये लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब ये सत्ता में बने रहेंगे और सत्ता यानी चुनाव प्रणाली पर इनका कब्जा बना रहे, ये है। अब इसी में एक बात और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही कि 10-10 घंटे की सीसीटीवी फुटेज, इतने लाख बूथ जोड़िए तो उसको एक आदमी अगर देखना शुरू करे तो 3600 साल तक उसको देखता रह जाए। 3600 साल तक। बात तो आप सही कह रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हो सीसीटीवी? क्यों रखे हो? सबको फोड़ दो, क्यों पैसा खर्चा कर रहे हो? सीसीटीवी का यही मकसद है क्या कि एक आदमी को बैठा के 3600 साल तक उससे गिनवाया जाए? मूर्ख बना रहे हो जनता को। सीसीटीवी फुटेज इसलिए होती है, हमारे घर के बाहर भी अगर सीसीटीवी फुटेज लगा है तो उसका मतलब ये होता है कि जब कभी कोई ऐसी शंका, आशंका, घटना, दुर्घटना होती है तो सीसीटीवी फुटेज हमें उसके कारणों को खोजने में मदद करती है। इसलिए हम सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाते अपने अपार्टमेंट्स में, अपने ये ट्रैफिक रूल जो होता है वहां पर कि एक ट्रैफिक का आदमी बैठ के जितनी गाड़ियां पास हुआ है उस सबको देखता रहे। इसके लिए होता है क्या सीसीटीवी? मूर्ख बना रहे हो सबको। सीसीटीवी होता है कि अगर वहां दुर्घटना हो गई सड़क पर, तब उस क्षण उस आसपास के टाइमिंग को लेकर के 8-10 मिनट देख लिया जाता है। जहां होती है वहां रोक करके फिर विस्तार से स्लो मोशन में देखते हैं, फिर घंटों उस पर टाइम लगाते हैं, फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं।
इसलिए सीसीटीवी होता है। सीसीटीवी इसलिए लगाया जाता है बूथ के भीतर कि अगर बूथ में कोई लूटने का प्रयास करता है, कोई अनहोनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर गलत करता है, कोई बूथ में कोई दादागिरी करता है, कोई पुलिस का हस्तक्षेप होता है, तो वैसे केसेस में प्रशासनिक अधिकारी उस सीसी फुटेज को देख करके कौन गलत है कौन सही है वो देख पाते हैं, अदालत के सामने पेश भी कर पाते हैं। सीसीटीवी फुटेज इसलिए होता है। तो क्या समझा रहे हो देश को भाई, क्या समझा रहे हो? ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक से एक विलक्षण प्रतिभा जो उनकी दिखी है बातों को बताने के लिए, बातों को बनाने में, वो वाकई विलक्षण है। और हमें लगता है इसका इनके पूरे बयान का एक एक पॉइंट का संज्ञान लेकर के राजनीतिक दलों को मुख्य चुनाव आयुक्त पर धावा बोलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि ये चीजें हुई क्यों, ये चीजें ऐसा आपने कहा क्यों। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार करना चाहते हैं और कृपया आप प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।